हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है माखीलाल की कॉमिक्स राजकोष के लुटेरे का पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उधर दौलतपुर के राजा धनराज सिंह डाकू सुल्तान सिंह से बेहद भयभीत थे। महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैंने राजकोष की सुरक्षा का ऐसा प्रबंध किया है कि सुल्तान सिंह कभी उसकी परछाई भी नहीं छू सकता। नहीं, हमें अब किसी पर विश्वास नहीं होता। उसने अनेक राज्यों के राजकोषों की चुटकी बजाते ही लूट लिया है। महाराज, मैं पूरी सेना राजकोष की सुरक्षा पर लगा देता हूँ। नहीं, तब भी शायद हम राजकोष की रक्षा ना कर पाएंगे। और फिर कुछ सोचकर राजा धनराज सिंह ने कहा, मंत्री जी, हमने सुना है कि विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह ने अपने राजकोष को बहुत सुरक्षित ढंग से रखा है। हाँ महाराज, हमारे गुप्तचरों ने भी ऐसी ही सूचना दी है। और अभी तक सुल्तान सिंह ने विशालगढ़ के राजकोष को लूटने की कोशिश भी नहीं की है। शायद वह भी उस राजकोष को लूटने से डरता है। मंत्री जी, मैं सोचता हूँ कि हम भी अपने राजकोष की बहुमूल्य वस्तुएं, हीरे जवाहरात उनके राजकोष में रख दें। राजा विक्रम सिंह हमारे अच्छे मित्र हैं। आप ठीक सोच रहे हैं महाराज, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो ठीक है, आज ही अपने राजकोष की बहुमूल्य वस्तुएं विशालगढ़ भेजने का प्रबंध करो। लेकिन यह सब काम बहुत होशियारी से होना चाहिए। महाराज, मैं सभी वस्तुएं ऐसे गुप्त ढंग से विशालगढ़ भेजूंगा कि किसी को कानो कान भी खबर नहीं होगी। और फिर तीर्थयात्रियों के रूप में सैनिकों का एक दल बहुमूल्य वस्तुओं को लेकर विशालगढ़ की ओर रवाना हो गया। और फिर देखते ही देखते अन्य निकटवर्ती राजाओं ने भी गुप्त रूप से अपना राजकोष विशालगढ़ भेज दिया। राजा विक्रम सिंह अपने दरबार में बैठे थे कि नरसिंहपुर का एक सैनिक उनके सामने पहुंचा। महाराज की जय हो। नरसिंहपुर के राजा रंजन सिंह ने अपना राजकोष सुरक्षित रखने के लिए भेजा है। महामंत्री धर्म सिंह, नरसिंहपुर के राजकोष को भी अपने राजकोष के साथ सुरक्षित रखवा दो। जो आज्ञा महाराज। और नरसिंहपुर का राजकोष भी विशालगढ़ के राजकोष के साथ रखवा दिया गया। एक दिन महामंत्री, अनेक राज्यों के राजकोष विशालगढ़ पहुंच चुके हैं। अब इन राजकोषों को सुरक्षित रखना हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। महाराज, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमारा सारा राजकोष पूरी तरह सुरक्षित है। कोई चिड़िया भी वहां पंख नहीं मार सकती। चिंता मत करो, एक बार जरा सा मौका मिलने दो, सारा बोझ हल्का कर दूंगा। और इस बात से बेखबर एक दिन डाकू सुल्तान सिंह ने राजकोष लूटने के लिए नरसिंहपुर की ओर कूच किया। सुना है नरसिंहपुर के राजा के पास हीरे जवाहरातों का बेशकीमती राजकोष है। हाँ सरदार, यह भी सुना है कि उसके पास बहुत अधिक सैनिक भी नहीं है। फिर तो यह सारा राजकोष बहुत आसानी से हमारे हाथ आ जाएगा। कुत्ता फिर सारे लूट के माल के 3 हिस्से अपने पास रख लेगा। नरसिंहपुर में राजकोष भवन के पास पहुंचते ही सुल्तान सिंह ने हमला बोल दिया। इन थोड़े से सैनिकों को पलक झपकते मौत के घाट उतार कर मैं सारा राजकोष लूट लूंगा। जय भवानी, जय भवानी। लेकिन जब डाकुओं ने उन सैनिकों को मारना शुरू किया, हमें मत मारो, हम हथियार डाल देते हैं, हम दरवाजा खोल देते हैं, आप सब कुछ ले जाएं। सैनिकों ने भवन के दरवाजे खोल दिए और सुल्तान सिंह धड़धड़ाता हुआ भीतर प्रविष्ट हुआ। लेकिन जब उसे थोड़ी सी स्वर्ण मुद्राओं के अलावा कुछ भी नहीं मिला तो वह आग बबूला हो उठा। लाखन सिंह, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सारा राजकोष कहाँ गया? लगता है राजा ने राजकोष को कहीं छिपा दिया है। लाखन सिंह, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुल्तान को खाली हाथ लौटना पड़ा हो। अवश्य ही राजा ने सारा धन कहीं छिपा कर रखा है। घेर लो साथियों इन सैनिकों को और इनसे पूछो राजा ने सारा राजकोष कहाँ छिपाया है। सरदार, हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। महाराज ने सारा राजकोष विशालगढ़ में सुरक्षित रखा है। विशालगढ़? हाँ सरदार, हमारे राजा ने ही नहीं बल्कि दूसरे सभी राजाओं ने भी अपना 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 राजकोष विशालगढ़ में सुरक्षित रख छोड़ा है। वापस चलो साथियों। सभी डाकू वापस लौट पड़े। उस दिन सुल्तान सिंह ने अपने साथियों से कहा, साथियों, आज हमें पहली बार असफलता का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन अब हमें एक बहुत बड़ी सफलता भी हाथ लगेगी। हम कुछ ही दिनों में विशालगढ़ पर आक्रमण करके एक साथ बहुत से राज्यों का राजकोष लूट लेंगे। लेकिन मैं तुम्हें उस राजकोष को नहीं लेने दूंगा। लेकिन सरदार, हमें विशालगढ़ के राजमहल पर आक्रमण करने से पहले वहां की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि जब वहां पर बहुत से राज्यों का राजकोष रखा गया है तो अवश्य उसकी सुरक्षा की बहुत मजबूत व्यवस्था भी की गई होगी। लाखन सिंह ठीक कहते हैं सरदार। ठीक है,
कल कुछ लोग वेश बदल कर विशालगढ़ जाएंगे और राजकोष की सुरक्षा व्यवस्था का पता करेंगे, और अगले दिन लाखन सिंह और मंगल सिंह वेश बदलकर विशालगढ़ की ओर चल दिए। उधर विशालगढ़ के राजमहल में राजा विक्रम सिंह गहरी चिंता में डूबे थे। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन विक्रम सिंह को नींद नहीं आ रही थी। निसंदेह महामंत्री ने राजकोष की सुदृढ़ सुरक्षा की है, लेकिन फिर भी किसी दिन सुल्तान सिंह किसी तरह सारे राजकोष को लूट ले जाने में सफल हो गया तो मैं उन राजाओं का धन कैसे लौटाऊंगा? विशालगढ़ की एक एक ईंट भी बेच दूंगा तो उनका राजकोष नहीं लौटा पाऊंगा। मुझे इस राजकोष की अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। कल सुबह ही मैं महामंत्री से अधिक सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कहूंगा। और अगले दिन सुबह होते ही राजा विक्रम सिंह ने महामंत्री धर्म सिंह से कहा, महामंत्री, हम चाहते हैं कि विशालगढ़ और दूसरे राज्यों के राजकोष की अधिक सुरक्षा करने के लिए राजमहल में जगह जगह घंटियां लगा दी जाएं, ताकि खतरा होने पर उन घंटियों के बजाते ही विशालगढ़ की पूरी सेना सतर्क होकर उन डाकुओं पर टूट पड़े। और बांकेलाल, तुम समय समय पर जाकर राजकोष की व्यवस्था देखा करोगे, ताकि कोई गड़बड़ होने पर खतरे की घंटियां बजाकर सेनापति को सूचना दे सको। आप चिंता ना करें, मैं एक एक पहर के बाद राजकोष को जाकर देखता रहूंगा। राजा विक्रम सिंह के पास से वापस लौटते हुए बांकेलाल उस राजकोष को उड़ा लेने की योजना बनाकर मन ही मन खुश हो रहा था। उधर लाखन सिंह और मंगल सिंह ने लौटकर विशालगढ़ के राजकोष के बारे में सुल्तान सिंह को बताया। सरदार, उस राजकोष के बारे में राजा विक्रम सिंह के अलावा महामंत्री, सेनापति और एक विशेष व्यक्ति बांकेलाल ही जानते हैं, जो इस समय विशालगढ़ के अतिथि गृह में रह रहे हैं। बांकेलाल? लाखन सिंह, अगर इस बांकेलाल को पकड़ लिया जाए तो हमें राजकोष का सारा रास्ता मालूम हो सकता है। हाँ सरदार। तो फिर देर किस लिए? आज रात ही बांकेलाल को अतिथि गृह से उठा लाया जाए। हम उससे पूछकर सारा राजकोष लूट लेंगे। लेकिन कुत्ते, इस बार मैं तुझे राजकोष नहीं लेने दूंगा। इस बार सारा राजकोष मेरा होगा। और फिर उस रात लाखन सिंह, मंगल सिंह और कुछ डाकू अतिथि गृह के पास पहुंचे। छोटे ठाकुर, मैंने खिड़की में रस्सी का फंदा फंसा दिया है। अब तुम जल्दी से ऊपर चढ़ जाओ, चढ़कर बांकेलाल को उठा लाओ। और रस्सी के सहारे मंगल सिंह और कुछ डाकू ऊपर चढ़ गए। उधर अतिथि गृह में कोमल गद्दों पर लेटे बांकेलाल की आंखों में नींद का नाम नहीं था। उसकी आंखों के सामने विशालगढ़ का राजकोष घूम रहा था। और तभी बांकेलाल की आंख खुल गई। कौन हो तुम लोग यहाँ कैसे आए? हम तुम्हें लेने आए हैं। अगर तुमने शोर मचाया तो अभी खंजर घोंप देंगे। कि क्या 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 चाहते हो तुम? मेरे पास कोई राजकोष नहीं, मैंने राजकोष की चोरी नहीं की। चुपचाप हमारे साथ चलो, अगर जरा भी बोले तो गर्दन अलग कर देंगे। और फिर रस्सी के सहारे नीचे उतरकर डाकू बांकेलाल को जंगल में ले गए। अभी तो राजकोष मेरे हाथ भी नहीं लगा और ये डाकू मेरे पीछे लग गए। हे बजरंगबली, मेरी रक्षा करना, जय हनुमान। कुछ देर में उन डाकुओं ने बांकेलाल को सुल्तान के सामने पेश किया। सरदार, यह बांकेलाल है। इसे उस राजकोष की सुरक्षा के बारे में सब कुछ पता है। अरे बाप रे, कहाँ फंस गया। बहुत अच्छा बांकेलाल, हमें उस राजकोष के बारे में सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो हम तुम्हारा खूबसूरत से धड़ से अलग कर देंगे। जब बांकेलाल कुछ नहीं बोला तो बोलो बांकेलाल, राजा विक्रम सिंह ने राजकोष की सुरक्षा का क्या प्रबंध किया है? मुझे कुछ नहीं मालूम, महाराज ने मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं बताओगे। लाखन सिंह, बांकेलाल के हाथ काट दो। हाय मेरे प्यारे प्यारे हाथ। सरदार, बताता हूँ, अभी बताता हूँ। पहले यह वायदा करो कि आप मेरे हाथ नहीं काटोगे। हाथ कट जाएंगे तो मैं हलवा पूरी मिठाई कैसे खाऊंगा? और फिर बांकेलाल ने डरते डरते सारी सुरक्षा व्यवस्था सुल्तान सिंह को बता दी। लेकिन सरदार, आप मेरी सहायता के बिना उस राजकोष तक नहीं पहुंच सकोगे, और अगर आप मेरी सहायता चाहते हैं तो मुझे लूट के माल में से आधा हिस्सा देना होगा। बांकेलाल, तुम सुल्तान सिंह से आधा हिस्सा मांग रहे हो? हम तुम्हारी जबान काट लेंगे। सोच लो सरदार, अगर आपने मेरी जुबान काट दी तो राजकोष तक पहुंचने की जानकारी कौन देगा? बहुत चालाक चालाक मालूम देता है। एक बार राजकोष मेरे हाथ लग जाए फिर सारी चालाकी निकाल दूंगा। अच्छा बांकेलाल, मैं तुम्हें राजकोष का 10वां हिस्सा दूंगा, लेकिन अब भी तुमने इनकार किया तो अभी तुम्हारी गर्दन अलग कर दूंगा। अरे बाप रे, बेटा बांके, जो मिलता है चुपचाप ले ले,
यहाँ तो गर्दन भी धड़ से अलग होती दिखाई पड़ रही है। सरदार, मुझे आपकी बात मंजूर है। तो ठीक है, राजकोष लूटने के बाद तुम्हारा हिस्सा नगर के बाहर शिव के पुराने मंदिर में पहुंचा देंगे। राजकोष की सुरक्षा के बारे में विशाल बांकेलाल से सारी बातें पूछकर सुल्तान सिंह ने उसे फिर विशालगढ़ पहुंचा दिया। सुल्तान सिंह की बताई गई योजना के अनुसार अगली ही रात बांकेलाल ने महल में लगी घंटियों की रस्सियों को काट दिया। यह रस्सी भी कट गई। अब ना रहेगी रस्सी और ना बजेगी घंटी। सेना को राजकोष के लूटने का पता भी नहीं चलेगा। हे भगवान, यदि सुल्तान सिंह राजकोष लूटने में सफल हो गया तो मैं अपने हिस्से में से तेरे मंदिर में चांदी का दीपक जलाऊंगा। रात के दूसरे पहर सुल्तान सिंह ने राजमहल पर चुपचाप आक्रमण कर दिया। राजमहल के दरवाजे पर खड़े सैनिकों को मारकर सुल्तान सिंह ने भीतर प्रवेश किया। ओह, डाकू आ गए, तुरंत खतरे की घंटियां बजाओ। अरे, ये घंटियां तो बजती ही नहीं, रस्सियां कटी हुई हैं। आह! और फिर कुछ ही देर में सुल्तान सिंह अपने साथियों के साथ तालाब के किनारे पहुंच गया। सरदार, अब इस तालाब को कैसे पार करेंगे? इस तालाब में तो भयंकर मगरमच्छ तैर रहे हैं। ठहरो लागन सिंह, बांकेलाल ने हमें किसी कील को घुमाने के लिए कहा था। हाँ, याद आया। ओह, यह रही वे कीलें। हाँ, यही है वह कील जिसे घुमाने से यहाँ पुल बन जाएगा। और फिर सुल्तान सिंह के कील घुमाते ही तालाब पर एक पुल बन गया। पुल द्वारा तालाब को पार कर सुल्तान सिंह विशाल कक्ष के सामने पहुंचा। पलक झपकते ही डाकुओं ने द्वार पर खड़े सैनिकों को मारकर विशाल कक्ष का द्वार खोल दिया। अभी कुछ डाकुओं ने भीतर प्रवेश किया था कि मैं जल गया, बचाओ। ठहरो साथियों, आगे मत बढ़ो, यह दरवाजा नहीं, मौत का कुआं है। तभी सुल्तान सिंह ने कुछ सोचा। यहाँ पर बांकेलाल ने कोई चीज घुमाने के लिए कहा था। हाँ, वह रही कल, मैं अभी उसे घुमाता हूँ। और यह सोचकर सुल्तान सिंह उस कल की ओर बढ़ा। बांकेलाल द्वारा बताई कल को घुमाकर सुल्तान सिंह ने तिलिस्मी आग को बंद कर दिया। साथियों, अब तुम सब निडर होकर अंदर जा सकते हो। फिर तो सभी डाकू राजकोष पर टूट पड़े। साथियों, सारा राजकोष उठा लो, जल्दी उठाओ। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं, इतने हीरे जवाहरात मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। मैं तो बस हीरे हीरे ही उठाऊंगा। और फिर सारा राजकोष लेकर सुल्तान सिंह वहां से निकल गया। और जब राजा विक्रम सिंह को कुछ सैनिकों ने राजकोष लूट लिए जाने की सूचना दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि डाकुओं ने हमला किया था तो घंटियां क्यों नहीं बजाई गईं? महाराज, हमने घंटियां बजाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लगता था किसी ने पहले से ही घंटियों का रस्सियां काट दी कर रख दी थी। घंटियों की रस्सियां काट दी थी? लेकिन किसने? महामंत्री, तुम उस नमक हराम का पता करो, हम उसे फांसी की सजा देंगे। महाराज, घंटियों की रस्सियां काटने वाला अवश्य कोई महल का आदमी होगा। फांसी? बाप रे, मुझे अभी खिसक कर शिव के पुराने मंदिर में पहुंच जाना चाहिए। अगर राजा को पता चल गया तो? और तभी राजा विक्रम सिंह ने सेनापति से कहा। सेनापति, तुरंत सेना को आदेश दो कि वे डाकुओं का पीछा करें। देश विदेश का कोना कोना छान मारो, मुझे सुल्तान सिंह जिंदा या मुर्दा चाहिए। महाराज, मैं पहले ही उन डाकुओं की तलाश में सेना भेज चुका हूँ। राजा विक्रम सिंह को करते सेनापति से बातें करते देख बांकेलाल खिसकने लगा था। लेकिन तभी, बांकेलाल, तुम ऐसे चुपके से कहाँ जा रहे हो? मारे गए। महाराज, मैं अपने तरीके से उन डाकुओं को पकड़ने जा रहा हूँ। शाबाश बांकेलाल, हमें तुमसे यही आशा थी। बांकेलाल जल्दी जल्दी वहां से चल दिया। बच गए, नहीं तो राजा अभी पकड़ लेता। चलो बेटा बांकेलाल, भाग लो यहाँ से सिर पर पांव रखकर। और उधर विशालगढ़ के बाहर पुराने शिव मंदिर में, साथियों, आज की लूट के माल के 3 हिस्से मैं लेता हूँ और 1/4 हिस्से को तुम सब आपस में बांट लो। बांकेलाल को कुछ नहीं मिलेगा, मैं उसे आते ही कत्ल कर दूंगा। ठहरो सरदार, इस बार लूट के माल में सबको बराबर हिस्सा देना होगा। मंगल सिंह, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? सरदार, मैं अपना हक मांग रहा हूँ और अपना हक मांगना कोई अपराध नहीं है। ओह, लगता है मंगल सिंह की मौत आ गई है। खामोश गुस्ताख, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम बागी हो गए हो। साथियों, मंगल सिंह को बगावत की सजा दो। सुल्तान सिंह का आदेश पाते ही कुछ डाकू मंगल सिंह की ओर बढ़े। लेकिन तभी, खबरदार, कोई मंगल सिंह को हाथ नहीं लगाएगा। बात ठीक कह रहा है, हम सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। हाँ हाँ, हमें बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। साथियों, यह सब बागी हो गए हैं, इन सबको मौत के घाट उतार दो। सुल्तान सिंह, मुझे भी आज तुमसे अपने पिता की हत्या का बदला लेना है। और फिर सब डाकू एक दूसरे पर टूट पड़े। कुछ ही देर में बहुत से डाकू मारे गए थे।
तभी घायल मंगल सिंह ने सुल्तान सिंह के पेट में तलवार घोंप दी। आह, मर गया। आह, घायल मंगल सिंह भी गिरकर मर गया। जब बांकेलाल वहां पहुंचा तो लगभग सभी डाकू लड़कर मर चुके थे। कुछ घायल डाकू तड़प रहे थे। अरे वाह ऊपर वाले, आज तो तूने पूरा छप्पर फाड़ कर ही खजाना दे दिया। आह, बांकेलाल मेरे पेट से तलवार निकाल दो। आह। लेकिन जैसे ही बांकेलाल ने सुल्तान सिंह के पेट से तलवार खींची तभी महाराज, वह रहे अपने बांकेलाल जी, शायद उन्होंने अकेले ही सारे डाकुओं को मार डाला है। आह, मर गया। बांकेलाल, तुम बहुत बहादुर हो, हम तुम्हें बहुत इनाम देंगे, तुमने सारा राजकोष बचाकर हमें अपमानित होने से बचा लिया। और फिर मारे गए बेटा बांकेलाल, अगर यह सब थोड़ी देर ना आते तो आज सारा राजकोष तेरा ही होता। आज तो उन्होंने योजना की नहीं, तेरी ही टांग तोड़ दी। जब बांकेलाल राजा विक्रम सिंह के साथ वापस लौटा तो नगर के लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे, लेकिन बांकेलाल कुछ और ही सोच रहा था। बांकेलाल की जय हो, बांकेलाल अमर रहे। मेरा बड़ा गर्व हो गया और यह सब मेरी जय बोल रहे हैं। हाय, सारा राजकोष मुझे मुझे मिल गया होता तो मैं भी राजा बन गया होता। दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और अब हम मिलते हैं बांकेलाल की अगली कॉमिक्स में, जिसका नाम है यक्ष कुमार। तो दोस्तों, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस कॉमिक्स को आप इसके लिंक में खोलकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।